तो दोस्तों, आज फिर आपका दोस्त डॉक्टर आर के महर्षि एजुकेशन की श्रृंखला में आज हमारा दूसरा पड़ाव, दूसरा दिन आपके लिए। आज हम बात करते हैं बेसिक डिफरेंस बिटवीन एस्पेजरिक एंड मदर टिंचर। एस्पेजरिक और मदर टिंचर के बीच में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों, अगर हम एस्पेजरिक प्रोसेस की बात करें तो एस्पेजरिक प्रोसेस जस्ट डिफरेंट थिंग एंड मदर टिंचर प्रोसेस जस्ट डिफरेंट थिंग। ये दोनों ही प्रोसेस में काफ़ी अंतर है और काफ़ी डिफरेंस है। अगर हम किसी प्लांट को देखिए, पैरासेल्सस का एक विचार याद आ रहा है कि किसी विशेष औषधि को बनाते समय उसको काम सप्ताह, दिन, किस दिन से शुरू करना है, किस दिन में ख़त्म करना है। और हमारी जो ये प्लानेट है, इसमें जो ग्रह हैं उसके भी अनुरूप होना चाहिए। जैसे कि बिना सनलाइट के भी बहुत सारे पौधे इस दुनिया में विद्यमान हैं। बिना सनलाइट के बहुत से पौधे आपको फूल भी देते हैं, उनके अंदर जीवात्मा आत्मा भी है। तो ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग भी बहुत कुछ हमारी दुनिया में चलता है। जब इसके बारे में आप गहन अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ऐसा भी होता है। अब देखिए, हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है, हम अपने सब्जेक्ट पे ही आते हैं कि एस्पेजरिक और मदर टिंचर में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो किसी प्लांट को जब हम क्रश करते हैं, उसको लुगदी बना लेते हैं और लुगदी बनाकर हम किसी जार में रखते हैं, और जब हम उस जार में एल्कोहल में उस चीज़ को हम फर्मेंटेशन करते हैं, जब उसका फर्मेंटेशन एल्कोहल में होता है तो वो एक रंगीन अपना एक्सट्रैक्ट छोड़ देता है, और उस एल्कोहल में बनी हुई जो रंगीन एक्सट्रैक्ट है वो हमारा मदर टिंचर होता है। ये यहाँ तक जो प्रोसेस है वो केवल D1 का प्रोसेस है। मतलब D1 नहीं कहते, D1 तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या है, ये जो प्रोसेस है ये मदर टिंचर का प्रोसेस है। अब यहीं पे अगर हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जब आते हैं तो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, बस मैं बहुत ज़्यादा डीप में ले जा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा डीप वो सब्जेक्ट जो है वो जो लोग इस मेडिसिन को बनाते हैं उनका ये सब्जेक्ट है। हमें बस जानना है, बेसिक तरीका जानना है कि क्या डिफरेंस है। उसी जगह पे जब हम किसी प्लांट को लेते हैं, क्रश करते हैं, लुगदी बनाते हैं, लुगदी बना के किसी जार में रखते हैं, वो भी पानी में रखते हैं, तो उसे हम कोल्ड फर्मेंटेशन कहते हैं। उसको हम कोल्ड फर्मेंटेशन कहते हैं। और इस कोल्ड फर्मेंटेशन को होने में 15 से 45 दिन लग जाते हैं। फिर क्या करते हैं, जो पुराना जो फर्मेंटेशन हुआ उसका जो वाटर है वो एक अलग चीज वहाँ पर इसे देखिए, जो हमने कोल्ड फर्मेंटेशन है एक तरह का भौतिक एक विधि है
जिसमें क्या कहता है उसके रस को, उसकी रसायन को निकालना, उसके रासायनिक तत्व को निकालना। अब क्योंकि जब कोल्ड फर्मेंटेशन होता है तो पूरा का पूरा जो हमने लुगदी बनाई है वो सड़ता नहीं है, पूरा का पूरा वो सड़ता नहीं, बच जाता है। जो बच जाता है उसको सुखाते हैं, सुखाकर उसको भस्म बनाया जाता है, ठीक। तब जाके वहाँ से हम निकालते हैं, तब जाके वहाँ से हमारा निकलता है साल्ट, सल्फर, मरकरी, ये सब चीज़ें निकलती है। तो ये चीज़ें जो है मतलब टिंचर में नहीं होता, मतलब टिंचर में ये साल्ट, सल्फर, मरकरी या जो उसकी प्रॉपर उसमें विषाक्त पदार्थ है वो भी चले जाते हैं, जबकि ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, साल्ट, सल्फर, मरकरी, ये सब चीज़ें निकाली जाती हैं। अब पहला रसायन जो आपने बनाया था जो कोल्ड फर्मेंटेशन से, और दूसरा जो रसायन आपने अब बनाया D2, मतलब कोल्ड फर्मेंटेशन आपने D1 बनाया और फिर D2 बनाया, तो वो हॉट फर्मेंटेशन से उसको गर्म करके बनाया, पानी डाल के जो उसको बनाया। तो एक हॉट फर्मेंटेशन, एक कोल्ड फर्मेंटेशन, एक D1 और एक D2। अब इस D1 और D2 के कोहबेशन को हम एक जार में ले जाते हैं, उस जार में ले जाके उसको रखते हैं, एक निश्चित तापमान पर उससे हम भाप निकालते हैं, उसका भाप। उस भाप के थ्रू जो हमारे बीकर में प्राप्त होता है वो होता है हमारा D3, इलेक्ट्रोहोमोपैथी का D3। अब जो आप D1 ले रहे हैं, D2 ले रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं हम क्रूड ले रहे हैं, क्रूड ले रहे हैं, भैया वो क्या है आप ही जानो, मदर टिंचर है कि क्या है। और दूसरी बात, हमने कल पता ही आपको स्पेजरिक पहचानने की विधि, मुंह पे डालो, जीभ पे डालो, जस्ट लाइक वाटर। हो सकता है वो थोड़ा कड़वा वाटर हो सकता है कुछ हो, लेकिन वो जस्ट लाइक वाटर, वो अलग ही उसकी फीलिंग आएगी आपको। तो ये जो कोहबेशन प्रोसेस होता है D1 और D2 का समायोजन, तब जाके हमें मिलता है, हम डिस्टिलेशन करते हैं, आसमन करते हैं, एक आसमन विधि होती है, उस विधि के माध्यम से जब हम तैयार निकालते हैं तब हमें मिलता है शुद्ध D3, और यही D3 को हम इलेक्ट्रोहोमोपैथी में यूज करते हैं। अब स्पेजरिक का जो है मतलब क्या होता है, स्पेजरिक का मतलब होता है, स्पेजरिक दो शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन वर्ड है उसको, एक है स्पाव, एक है जायरिक। स्पाव का मतलब होता है अलग करना, जायरिक का मतलब होता है रीसेंबलिंग करना, अलग करना, रीसेंबलिंग करना, फिर उसका प्यूरिफिकेशन करना, फिर उसका कोहबेशन करना, ठीक। और फिर जाके हम उसको कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो इतने सारे प्रोसेस होने के बाद हमें जो है इलेक्ट्रोहोमोपैथी का स्पेजरिक प्राप्त होता है। अच्छा, इलेक्ट्रोहोमोपैथी है क्या? जैसे कि एलोपैथिक जो है वो ड्रग्स कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, तो इलेक्ट्रोहोमोपैथी क्या है? इलेक्ट्रोहोमोपैथी जो है वो फाइटोकेमिकल कंपाउंड है, फाइटोकेमिकल कंपाउंड, जिसमें क्या पाए जाते हैं, जिसमें जब पाए जाते हैं फाइटो न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, और तब जाके हमारी जो मेडिसिन तैयार होती है इसमें क्या होता है, फाइटो न्यूट्रिशन निहित होते हैं, समाहित होते हैं। ये है स्पेजरिक। तो दोस्तों अब बात आई कि सर स्पेजरिक जो है वो जो है, जो दवाइयाँ हैं उसमें क्या होती है, उसमें क्या है, ऑलरेडी जब फाइटो न्यूट्रिशन मिला हुआ है तो फाइटो न्यूट्रिशन क्या है, प्लांट एनर्जी। इसी प्लांट एनर्जी को क्या कहा जाता है, ओट फोर्स कहा जाता है।
इसी प्लांट एनर्जी को आउटपुट कहा जाता है। अब क्या है कि सर डिजीज जो होती है वो कितने प्रकार से होती है, तो डिजीज आमतौर पे कितने प्रकार की होती है? अगर मैं कहूँ डिजीज, आपको क्या पता कितने प्रकार की होती है? तो डिजीज एक्यूट होती है, डिजीज सब एक्यूट होती है, डिजीज क्रॉनिक होती है, डिजीज डिजनरेटिव होती है। एक्यूट डिजीज में जो डोजोलॉजी होती है अकॉर्डिंग टू क्रॉस थ्योरी, D4, D5, D6, अकॉर्डिंग टू क्रॉस थ्योरी सब एक्यूट में कहा जाएंगे D8, D10, ठीक, D8, D10 एक सब एक्यूट, D12 से लेके D30 तक क्रॉनिक। और डिजनरेटिव के केस में जो डिजनरेशन जैसे कैंसर हुआ, ये सब हुआ, जब हमारी बॉडी के सेल्स मरने लग जाते हैं, उनके अंदर जीव मतलब की एनर्जी जाने लग जाती है, तब हमें जो है डिजनरेटिव केस मानना चाहिए और वहाँ पे D12, D24, D30 का इस्तेमाल करना चाहिए और साथ में वहाँ पे सपोर्टिव के तौर पे D4 का उपयोग करना चाहिए। मतलब दोनों, एक तरफ तोप भी मारेंगे तो एक तरफ लेपन भी चालू करेंगे। मतलब एक देखिए डी जो डाइल्यूशन की थ्योरी है, इस डाइल्यूशन की थ्योरी को ही जो समझ ले जाए वही एक योग्य चिकित्सक है। तो हम और हमारी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है, दिस इज द बेस्ड ऑन स्पेजरिक। यहाँ पे कोल्ड फर्मेंटेशन होता है, यहाँ पे फिर हॉट फर्मेंटेशन होता है, फिर यहाँ पे कोहेबेशन होता है, फिर यहाँ पे डिस्टिलेशन होता है, तब जाके हमें मिलती है स्पेजरिक एक्सट्रैक्ट। तो अब मैं समझता हूँ कि आपको एक अच्छी नॉलेज मिली होगी कि सर स्पेजरिक क्या होता है, समझिए। अब आते हैं कि डाइल्यूशन थ्योरी सर क्या है। डाइल्यूशन थ्योरी आप समझे तो इसमें हम जो एक तो देखिए वैज्ञानिक भाषा पे आइए, वैज्ञानिक भाषा हम बात करेंगे कि वैज्ञानिकों ने एक स्केल थ्योरी को मान्यता दी, वो थी डेसिमल स्केल थ्योरी। एक थ्योरी को और मान्यता दी जिसको दिया सेंटीसिमल स्केल थ्योरी, ठीक। ये दो थ्योरी को आज तक दवा बनाने में, दवा साजी में मान्यता मिली हुई है। तो हम दो थ्योरी के अलावा अब हमारे पास है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में 4 थ्योरी है, मानने वाले 4 हैं। मैटी जी की ग्लास थ्योरी, डेसिमल थ्योरी, डॉक्टर क्रॉस की डेसिमल थ्योरी, सेंटीसिमल थ्योरी मतलब इन लोगों ने यूज़ किया, जम्पल ने यूज़ किया, और डॉक्टर नंदलाल सिन्हा की हाफ सेंटीसिमल थ्योरी 1:47, 48, 49 वाली, ठीक। तो अब बात आती है कि सर इसमें से कौन सी थ्योरी पर हमें चलना चाहिए। तो देखिए होम्योपैथी भी डेसिमल थ्योरी यूज़ करती है, सेंटीसिमल थ्योरी करती है, वो 2 थ्योरी यूज़ करती है, 2 थ्योरी पे वहाँ पे दवाई बनाई जाती है। और अपने यहाँ तो 4 थ्योरी है। अब जिस पे रिजल्ट आता है, जिसको रिजल्ट आ रहा है वो वैसे ही यूज कर रहा है। मैटी जी की ग्लास थ्योरी क्या है? तो मैटी जी तो एक बूंद लेते थे और एक बूंद में 180 ml डिस्टिल वाटर डालकर वो बन जाता था D4। फिर D4 को 5 ml लेते थे
और 180 ml पानी मिला देते थे तो बच जाता था D5। और फिर जब D5 लेते थे 5 ml, 180 ml पानी मिला देते थे, बन जाता था D6। तो ये जो है मेटी जी की ग्लास थ्योरी थी कि D1, D3, D4, D5, D6 कैसे बनाते थे, D4, D5, D6 की थ्योरी। लेकिन इस थ्योरी को भी वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिली है। क्यों? उसकी वजह है कि अभी तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अनरिकॉग्नाइज्ड पैथी है। डॉक्टर क्रॉस की थ्योरी, जो एक हैनमैन साहब के पहले अनुयायी हुए, फिर अनुयायी हुए डॉक्टर काउंट मेटी साहब के। उनकी डेसिमल स्केल थ्योरी 1:9, एक बूंद दवा 9 भाग पानी कह लीजिए, या 8 भाग उसमें पानी कह लीजिए, एक भाग प्रिजर्वेशन के लिए आप हम कहा थे डॉक्टर क्रॉस थ्योरी 1:9। तो मैं डॉक्टर क्रॉस थ्योरी को ही ज़्यादा मान्यता देता हूँ, क्योंकि वो डॉक्टर इलेक्ट्रोपैथी में एक उनका ही नाम आता है कि वो जो है डॉक्टर काउंट मेटी के अनुयायी थे। तो दोस्तों 1:9 की जो थ्योरी है, 1:9 की थ्योरी से अगर हम इलेक्ट्रोपैथी की स्पेसिफिक दवाइयों को निर्माण करते हैं, D3 है तो D4 बनाइए, D5, D6, D7, D8, D9, D10, 1:9 से बनाते चले जाइए। और उसमें अगर आप एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक, डिजनरेटिव की थ्योरी को अप्लीकेट करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत प्यारे मिलते हैं। मैंने पहले ही दिन कहा था कि इलेक्ट्रोपैथी को इतना आसान समझने की कोशिश मत कीजिए। आपके पास D3 पड़ा हुआ है, आपने सब मिलाया और दे दिया, तो आपको एक्यूट केस में तो रिजल्ट आ जाएंगे या डिजनरेटिव केस में रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन जो सब एक्यूट है, क्रॉनिक है, वहाँ पे शायद आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मेरा यही मानना है, क्योंकि 24 साल 25 साल मैंने यही किया है। अब बात आई डॉक्टर एनएल सिन्हा की हाफ सेंटीसेमल स्केल थ्योरी। कोई उसको 147 कहता है, 1:47, कोई उसको 148 कहता है, कोई उसको 159 कहता है। तो यहाँ पे जो है डॉक्टर एनएल सिन्हा की जो थ्योरी है उसको भी अनसाइंटिफिक मानेंगे, क्योंकि अभी तक उसकी भी, जब इलेक्ट्रोपैथी रिकॉग्नाइज नहीं है तो डॉक्टर सिन्हा की भी थ्योरी अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अभी कई सतहों पे अपने आप को प्रूफ करना है। और आप लोग की नॉलेज के लिए मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर क्रॉस थ्योरी इज़ बेस्ट दवाई बनाने के लिए। आप उसको यूज़ कीजिए, उसके सहारे चलिए। अब बात आती है सर, ये जो पॉजिटिव डोज और नेगेटिव डोज का क्या चक्कर है? बीमारी हाइपर होती है या हाइपो होती है? हाइपर और हाइपो की थ्योरी को मानिए, पॉजिटिव और निगेटिव की थ्योरी पर उतना ध्यान आपको देने की जरूरत नहीं है। बीमारी हाइपर है कि हाइपो है, यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे अपनी मेडिसिन को अप्लीकेट कीजिए। सपोज करिए, ये भी बात बताऊं आपको कि अगर आपको 10 बूंद दवा देने से एग्रीवेशन हो जाता है तो क्या करेंगे? दवा बंद कर देंगे? नहीं। 10 बूंद दवा देने से अगर पेशेंट को एग्रीवेशन हो रहा है तो उसकी मात्रा 5 बूंद कर दी जाए। 5 बूंद से एग्रीवेशन हो रहा है तो उसकी मात्रा 1 बूंद कर दी जाए।
रिजल्ट उतना ही मिलेगा, उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। समझ? तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक तरह की प्राण ऊर्जा समझिए। प्राण ऊर्जा का कम हो जाना हाइपो हो गया, प्राण ऊर्जा का ज़्यादा हो जाना हाइपर हो गया। यही प्रॉब्लम है बॉडी के, और हमें सब कुछ बैलेंस करना है। हमें शरीर की एनर्जी की लेवल को बैलेंस करना है, पेशेंट ठीक हो जाता है। एनर्जी का लॉस होना, एनर्जी का बढ़ना ही बीमारी है। हम डिजीज के चक्कर में पड़े रहते हैं, ये डिजीज वो डिजीज। नहीं साहब, डिजीज के चक्कर में मत पड़िए। आप हाइपर ऑर्गन का देखिए, हाइपर और हाइपो है। एनर्जी का बैलेंस देखिए, और सिस्टम को देखिए, कौन से वो सिस्टम से रिलेटेड है। लिम्फेटिक सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इन सब जगहों पे जब आपका फोकस होगा तो आप बीमारी का भी पता लगा लेंगे और इलाज का भी पता लगा लेंगे। अब हम वहां पर चलेंगे जहां पर आपको पता चलेगा कि भाई हमारे शरीर में टेम्परामेंट जो है वो क्या योगदान रखते हैं। टेम्परामेंट, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो सिद्धांत है उसके कंसेप्ट को आप पहले जाने, क्योंकि सबसे पहले होम्योपैथी से पहले 1796 में डॉक्टर सैमुअल हैनमन की होम्योपैथी आई, और उसका सिद्धांत था लाइक क्योर लाइक, मतलब सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। सभी रोगों का जो उन्होंने आधार दिया वो एक ही चलन, एक ही औषधि के चलन को उन्होंने माना। लाइक क्योर लाइक्स मीन्स a disease can be cured by a substance that product similar symptom in a healthy people। मतलब जो हेल्दी पीपल होते हैं, अगर उनको कोई दवा दी जाए तो वो बीमारी को रोगग्रस्त कर देते हैं। और अगर हम ये कहें कि उसी की दवा, ठीक है, उसी की दवा, समान औषधि समान रोग, समझिए कि समान औषध समान रोग को ठीक करती है। मतलब समान जो औषधि है वो समान रोग को ठीक करती है, अर्थात जो पदार्थ बड़ी मात्रा में लेने से तकलीफ हो गई है, अगर उसकी छोटी मात्रा दे दी जाए तो तकलीफ ठीक हो जाती है। ये कहता है होम्योपैथी। लेकिन क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ये कहता है? यही चीज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नहीं कहती। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो कहती है, मेडिजिन ने इसी सिद्धांत को उचित नहीं पाया था। यही सिद्धांत उनको पहले गड़बड़ लगने लगा। उनका मानना था बीमारी जो है वो भिन्न भिन्न स्वरूप में होती है। कोई बीमारी हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को डैमेज कर रही है, कोई नर्वस सिस्टम को डैमेज कर रही है, कोई लीवर वाले सिस्टम को डैमेज कर रही है, कोई ऑर्गन को डैमेज कर रही है। तो इतनी जगह बीमारियों का घटक मौजूद है, बीमारी मौजूद है, तो एक औषधि कैसे उसे ठीक कर सकती है? उन्होंने कहा सभी बीमारियों के लिए एक विशेष औषधि घटक का होना जरूरी है। और अधिकांश बीमारियां जो होती हैं वो मिश्रित स्वरूप में होती हैं। अधिकांश बीमारियों का स्वरूप जो होता है वो मिश्रित होता है। तो वहां पे एक औषधि कहाँ काम करेगी? वहां पे बहु औषधियों के प्रयोग को उन्होंने उपयोगी बताया। और उन्होंने जब वो सिद्धांत दिया तो उनका सिद्धांत था सिमिलिया कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर। ये कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर नहीं,
सिमिलिया कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर 1865 में जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया। इलेक्ट्रोपैथी के जो उन्होंने सिद्धांत थे, डॉक्टर पेल्सस ने के विचारों के दो सिद्धांत डॉक्टर पेल्सस, एक था लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, समता का सिद्धांत, एक था प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वेजिटेबल किंगडम, मतलब और पेड़ पौधे में भी एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट पाया जाता है। ये जो दो सिद्धांत थे, इसमें से एक सिद्धांत को तो हेनमैन जी मानते थे, लेकिन दूसरा जो सिद्धांत है जिसमें वनस्पति जगत में विद्युत आवेश विद्यमान होता है, मतलब प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वेजिटेबल किंगडम, दूसरे सिद्धांत को अपनाया और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी शास्त्र के स्वरूप को डॉक्टर काउसिंजर मैटी ने रखा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अनुसार हमारे शरीर में 3 प्राकृतिक तत्व काम करते हैं जो एक दूसरे का पोषण करते हैं। 3 प्राकृतिक तत्व इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अनुसार। नंबर 1 ओट फोर्स, अभी बताऊंगा कि ओट फोर्स क्या है। दूसरा लिम्फ, तीसरा ब्लड। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का बेस है। ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अनुसार अगर हमारे ओट फोर्स में गड़बड़ी होगी तो बीमारी आ जाएगी, अगर हमारे लिम्फ में गड़बड़ी होगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे, अगर हमारे ब्लड में खराबी होगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे। अब बात आई कि साहब अगर हम ओट फोर्स, लिम्फ और ब्लड, ये 3 चीज़ों के बारे में हम जान लें तो हम जान लेंगे कि बीमारी का स्वरूप कैसा है। अगर हम ओट फोर्स के बारे में जान लें, अगर हम लिम्फ के बारे में जान लें, अगर हम ब्लड के बारे में जान लें, तो सबसे पहले हमें जानना होगा ये ओट फोर्स क्या होता है। ये ओट फोर्स क्या होता है। अगर ओट फोर्स के बारे में आप जानना चाहें तो कल के सेशन में आपको आना होगा। कल फिर ऐसे ही वीडियो को आपको देखना होगा। ओट फोर्स के बारे में कल बताया जाएगा, लिम्फ के बारे में कल बताया जाएगा, ब्लड के बारे में कल बताया जाएगा। और इन तीनों चीज़ों को जब आप जान जाएंगे तो आप जानेंगे कि भाई हम क्यों बीमार पड़ रहे हैं, हमें कहाँ से बीमारी आ रही है, हमारा मन क्यों चिड़चिड़ा रहता है, हमारा मन क्यों उदास रहता है, हमारी बॉडी में एनर्जी क्यों नहीं है, हमारे ब्लड में क्या खराबी है, हमारे लिम्फ में क्या खराबी है। पहले खराबी तो जान लें, पहले बीमारी तो जान लें कि बीमारी होती कहाँ है, बीमारी आई कहाँ से, फिर इलाज करेंगे ना, फिर ट्रीटमेंट भी करेंगे। तो दोस्तों कल की कहानी कल ही बताऊंगा, तो फिर से वीडियो को देखना और लाइक करना मत भूलिएगा। अभी सभी सेशन टोटली आपकी सेवा में फ्री सेवा है, तो फ्री सेवा का आनंद उठाएं और हर वीडियो को बारीकी से समझें, बारीकी से जानें। फिर मिलते हैं कल के लिए। थैंक यू। आपका दोस्त डॉक्टर आर के। थैंक यू सो मच।